39 पेनाल्डो और केमल लीग करते रह गए। और भाई यहाँ पर 2023 के कैलेंडर ईयर की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर टॉप 5 टॉप स्कोरर्स में है 23 गोल के साथ। हैरी केन के साथ यहाँ पर टाई अप रखा है। ऑफ कोर्स मुझे पता है यहाँ पर कि अगर रोशनाबाद सेक्सी लीग की बात करें तो ठीक है, वो बहुत ईजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने तुमको स्टैट इसलिए नहीं बताया कि यहाँ पर इसको कंपेयर करना है बाकी के टॉप यूरोपियन। मैंने तुमको ये चीज बताया कि पर्टिकुलरली अगर हम अल नसर के उसके ही एक पैराडाइम शिफ्ट की बात करें, अगर अल नसर की ही यूनिवर्स की बात करें, तो वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 गेम्स में चारों ही क्लच गोल यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। अगर हम इस पूरे अरब क्लब सलमान खान कप की बात करें तो यहाँ पर भी जो अल नसर का टॉप स्कोरर है, अल नसर का क्या पूरे कंपटीशन का जो टॉप स्कोरर है वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। पहले करीम बेंजेमा था, लेकिन क्योंकि अल इत्तिहाद बाहर हो गई तो यहाँ पर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। पता है कल के मैच में ना, एक तो अगेन मेरी वही हमेशा से भाई कंप्लेन रहेगी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है भाई, इतने हाथ पैर मारने पड़ते हैं देखने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कल का मैच ये प्रूव कर देता है कि अल नसर सही में एक टीम की तरह खेल रही है। क्या यहाँ पर आप कह सकते हो कि परफेक्ट टीम बन पा रही है सऊदी लीग के लिए? इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे होगा तो भाई देखो अल हिलाल को भी देखा जाएगा, फिर अल इत्तिहाद को भी देखा जाएगा। और मेरे को लगता है कि बाकी टीम्स की ट्रांसफर मार्केट और रिक्रूटमेंट अभी भी स्ट्रांग है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सीजन ऑलरेडी यहाँ पर अल इत्तिहाद वगैरह बाकी स्ट्रांग ही थी अल नसर से। लेकिन अगर लुइस कैस्ट्रो की इस नई टीम की बात करें तो इस नई टीम में क्लच भी है, ऑफकोर्स यहाँ पर मैजिक भी है, ऑफकोर्स यहाँ पर पासिंग भी है, डिफेंस भी है, और यहाँ पर सबसे ऊपर ऑफकोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल की अगर हम मैच की बात करें, एक तरफा डोमिनेशन था, मतलब मैं सही बता रहा हूँ काफ़ी हद तक तो यहाँ पर वो अटैक भी नहीं कर रहे थे और कमिट भी नहीं कर रहे थे। उसके साथ ही मेरे को नहीं लगता कि सऊदी लीग किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो ना हो, लेकिन सादियो माने की ड्रिबलिंग के लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं है। देखो एक ऐसा प्लेयर जो कि एक्सप्लोसिव भी है, जो कि यहाँ पर डेफिनेटली ड्रिबलिंग भी कर पा रहा है और उसको यहाँ पर मतलब कटा के यहाँ पर अपने लिए स्पेस भी बना पा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सादियो माने ने आते ही यहाँ पर ये इंकरेजमेंट दिया है कि भाई वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक पार्टनरशिप बनाना चाहता है। देखो कायदे से यही चीज़ हमको तलिस्का के साथ भी देखने को मिली थी कि क्योंकि ऑफकोर्स यार आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ पार्टनरशिप बनानी ही पड़ेगी। अब ये बायस्ड हो अनबायस्ड हो इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी देयर, वो उनका मेन मैन है। और ऐसे में हर मैनेजर को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उससे पार्टनरशिप बनाए। सादियो माने और तलिस्का के दोनों केस स्टडी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि तलिस्का की एक सीलिंग है, और कल के गेम के बाद भी और पिछले गेम्स के बाद भी हमेशा तलिस्का को क्रिटिसाइज किया जाता है ऑफकोर्स उसके मिसेस के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि आई थिंक तलिस्का का जो रोल है वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यहाँ पर अभी तक देखा जा रहा था, और शायद से एक फॉर ऑब्वियस रीजन क्योंकि कोई था ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर सारी की सारी जो स्पॉटलाइट है वो सादियो माने और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे है, और दोनों ही क्लिक कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, अच्छी पासिंग आ रही है भाई, क्लिक कर पा रहा है। एंड अगेन वही वाली चीज़ है कि ही इज द फॉक्स इन द बॉक्स, उसको पता है कौन से मोमेंट का वेट करना है, एंड नाउ ही इज डिलीवरिंग। अल नसर यहाँ पर अल हिलाल के साथ फाइनल में जाएगी और हम डेफिनेटली भाई उसका वॉच लॉन्ग करने वाले हैं। पहली ट्रॉफी भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर उठाते हुए दिख सकते हैं। पहली बार हिस्ट्री में अल नसर को उन्होंने फाइनल में भेजा, तो इसका सिर्फ एक ही नाम है एंड दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसके बदौलत आज अल नसर यहाँ पर पहुंच गई है। इसी के साथ अगर हम डिफेंसिव की बात करें, ब्रोजोविच फोफाना दोनों का दिखता है, लजामी भी ठीक है, मतलब ओवरऑल मेरे को गेम सही लग रहा है, अगेन अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि वो आंखों को देखने वाली बात है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है वगैरह वगैरह, तो हम यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये भी सिर्फ इस सलमान खान कप के चक्कर में है। सऊदी लीग में जब हम बात करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी सबको पता है कि सोनी नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीद रखे हैं, तो चीजें अच्छी होंगी। इसी के साथ यार बात करते हैं अब देख पता है तुम में से काफी सारे लोग मेरे को ये कहते हो कि यार मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर देता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो जाता हूँ पीएसजी को गाली देने में। लेकिन तुम खुद सोचो, मतलब हिपोक्रेसी इनके स्टेटमेंट में है, कंफ्यूजन इनके कर्मों में है, ठीक है, और यहां पर बदनसीबी इनकी किस्मत में है। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। अब हाल ही में यहां पर नेमार को लेके खबर आई, लेकिन जहां लेक क्विप ने इसको कंफर्म किया कि नेमार ने पीएसजी को यह बताया कि भाई मैं तुम्हारा क्लब छोड़ना चाहता हूं, वहीं आरएमसी रिपोर्ट ने कल ये कंफर्म कर दिया कि भैया पीएसजी को ही नहीं चाहिए नेमार, और पीएसजी ने नेमार को बताया कि भैया जयराम जी कि आप अपने घर निकलो। अब यहां पर अगर मैं ले पेरेजिन की बात करूं, जो कि माउथ पीस आप कह सकते हो, उन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि कल भाई पॉइसी यानी कि जो उनके नया ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर लुइस कैंपोस और लुइस एनरिके, दोनों लुइस यहाँ पर मीटिंग करी प्लेयर्स के साथ, और दोनों ही एंटराज यानी कि वेराटी का जो एजेंट है, जो कंपनी है, और जो नेमार की एजेंसी कंपनी है, उन दोनों ने इस चीज को कंफर्म कराया कि मीटिंग हुई है
और अगर मीटिंग हुई है तो मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूं कि यहां पर पीएसजी ने ही ये कंफर्म कर दिया कि भैया नेमार और विराटी हमारे आगे के प्लान्स में नहीं है। इसमें आप विराटी पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हिपोक्रेसी है। देखो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अब यहां पर कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि पीएसजी एक स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में है कि वो लुइस एनरिके के अंडर यहां पर एक नए एरा में जा रही है। पर्टिकुलरली मेरे को ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ड्रास्टिक, मतलब आप जो चीज खो रहे हो उस चीज को कैसे कंपेंसेट कर रहे हो, मेरे को अभी भी वो इनफ नहीं लग रहा है। क्योंकि जहां हम बात करते हैं रेनातो सांचेज की जो कि रोमा में जा सकता है, उसके बाद हम एक्टिते की बात करते हैं, अगेन कोई सीन नहीं है। गोंसालो रैमोस को आप लिया है, मार्को असेंसियो को ले आए, लेकिन आप बर्नार्डो सिल्वा पे मिस आउट कर गए। आप यहां पर मार्को विराटी को रोकने में नाकाम रहे और मैं आपको मार्को विराटी का हिपोक्रेटिक सिचुएशन बताता हूं। यहां पर बताया गया है कि लुइस एनरिके पर्टिकुलरली मार्को विराटी पे रोकने में काफी इंटरेस्टेड है। हाउएवर उसने बाकी ये चीज कह दिया कि मैं किसी भी प्लेयर को रोकूंगा नहीं, मेरे को वो प्लेयर चाहिए जो कि अपने प्लेस के लिए फाइट करे। उन्होंने ये कहा कि मेरे को वही प्लेयर चाहिए पीएसजी में जो यहां पर रुकना चाहता है और यहां पर अपनी फाइट के लिए, अपने प्लेस के लिए लड़ना चाहता है। मैं उसी प्लेयर को रोकने में और उसी प्लेयर को खिलाने में इंटरेस्टेड रहूंगा जो कि अपना 100% देने को तैयार है। अब यहां पर आप कह सकते हो कि एक टॉन्ट है नेमार पे या फिर बाकी बड़े प्लेयर्स पे, लेकिन एक बात बता दो यार, जब विराटी की अगर हम बात करते हैं, विराटी आज अल हिलाल का प्लेयर सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि यहां पर पीएसजी के एग्रीमेंट नहीं हो रहा, डिस्पाइट की कल 24 घंटे के अंदर यहां पर अगर हम बात करें तो अल हिलाल ने 45 मिलियन का ऑफर दे दिया, जिसको पीएसजी अभी भी रिजेक्ट कर रही है क्योंकि उनको लगभग 60 से 70 चाहिए। ऐसे में क्या लुइस एनरिके का ये स्टेटमेंट हिपोक्रेटिक नहीं है कि यहां पर एक ऐसे प्लेयर को रोका जा रहा है जो कि खेलना ही नहीं चाहता? क्योंकि सही बात बताऊं तो यहां पर जब पहला ऑफर आया था अल हिलाल का पीएसजी के साथ, जब पहली नेगोशिएशन चल रही थी, विराटी के साथ पर्सनल एग्रीमेंट तभी ही हो गए थे। अब यहां पर बात करते हैं नेमार की। देखो यहां पर कंफर्म किया जा रहा है कि अभी मेरे को पता नहीं किसने, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने मार्सा के रिपोर्ट को साइड किया है कि भाई जावी अब इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा खंगाला तो मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं मिली, तो मैं उस चीज को कह सकते हैं कि दरकिनार कर देते हैं, जब आएगी तब बात करेंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं अभी जो रिपोर्ट्स में छपा हुआ है मैं उसका बता देता हूं कि अब यहां पर नेमार को क्योंकि पता चल गया है कि हाँ भाई ठीक है ये नहीं रोकने वाले और ये नहीं है, तो नेमार यहां पर मूव ऑन करने वाला है और ये मोर देन कंफर्म है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट में बताया हूं, देखो यहां पर जब उस रिपोर्टर की बात करते हैं जिसने पहली बार बात करी थी, ये तो अब हो रहा है, लेकिन हम अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में लगभग पिछले 8 से 9 दिन पे बात कर रहे हैं। और मेरे को आज भी याद है अपने पहले एपिसोड के, मैंने पहली बार जब इस मुद्दे को वापस से उठाया था तो मैंने उस कतरी जर्नलिस्ट की बात करी थी जिसके टाइज एक्चुअली में कतर ओनर्स के वगैरह के साथ अच्छे हैं और जिसने एक्चुअली में मेसी टू इंटर मियामी ब्रेक किया था व्हेन मेसी वाज इन पीएसजी। अब यहां पर बताया जा रहा है कि उसने अभी भी कंफर्म है, ही इज स्टिल सेइंग कि नेमार टू बार्सिलोना 100% कंफर्म हो चुका है। तो क्या हम यहां पर ऑलरेडी एक ऐसे पाथ पे जा रहे हैं जहां पर डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुकी है कि नेमार टू बार्सिलोना तो होना ही होना है, बस ये बीच में थोड़े से गड्ढे हैं कि अल हिलाल भी आ रही है, फिर वो भी आ रही है, फिर वो भी आ रही है। खैर अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आरएमसी रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि नेमार और अल हिलाल के लिए यहां पर पीएसजी और हिल्लम हिल्लाई यहां पर नेगोशिएट कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट कि नेमार यहां पर यूरोप को प्रेफरेंस दे रहा है, अल हिलाल को वो कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो पहली बात तो यही है कि नेमार के लिए पीएसजी पैसा भी खींचेगी और उसकी सैलरी भी किसी को देनी पड़ेगी, और ऐसे में बार्सिलोना आई डोंट नो कैसे करेगी, तो सऊदी वाली हेल्प है या फिर कुछ और है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल हिलाल तो ये चीज कर सकते हैं क्योंकि उन पे पैसों की कमी है नहीं। अब यहां पर इंटर मियामी की अगर हम बात करें, देखो वो तो बाहर है, लेकिन यहां पर कल न्यूयॉर्क सिटी एफसी और ऑरलैंडो सिटी का यहां पर थोड़ा सा नाम आया था, लेकिन एज ऑफ नाउ एमएलएस नहीं लग रहा, एमएलएस का नाम नहीं आया है। लेकिन यही हम मेसी के बारे में भी कह रहे थे, लास्ट मिनट पे इंटर मियामी ले गई थी, तो अभी हम थोड़ा सा संभल के रहेंगे कि एमएलएस है, बार्सिलोना है और यहाँ पर अल हिलाल। प्रीमियर लीग चेल्सी बाहर हो चुकी है, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बाहर हो चुकी है, तो प्रीमियर लीग भी टोटली बाहर हो चुकी है यहाँ पर नेमार की रेस से। इसी के साथ अगर बात करें, यहाँ पर एक काफी बड़ी डील, बड़ी अपडेट आई है, वो है कि भाई चेल्सी ने यहाँ पर लिवरपूल के नंबर 1 टारगेट को यहाँ पर उनसे ही ज्यादा पैसे दे दिए। तुम समझ रहे हो यहाँ पर खेल कितना अजीब है। 50 मिलियन पाउंड्स की यहाँ पर वैल्यूएशन रखे हुए साउथहैम्पटन ने, 46 मिलियन पाउंड लिवरपूल ने दिए हैं, और उसके बीच का जो जी स्पॉट है वहां पर अब चेल्सी आगे खड़ी होगी क्योंकि उन्होंने 48 मिलियन का पाउंड एक ऑफर दिया है। अब यहां पर डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट की बात करें, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी अपडेट है, लेकिन हमको जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि
जो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पहली बार नहीं हो रहा, चेल्सी पिछले समर ट्रांसफर विंडो के डेडलाइन डे पे उन्होंने 50 मिलियन का ऑफर मारा था जिसको साउथहैम्पटन ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज अब ये हो जाती है कि भाई लिवरपूल के लिए जब इतना ही इंपॉर्टेंट है, अरे इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एक महीने से पीछे पड़े हो तो 2 मिलियन 4 मिलियन फालतू और लेके जाओ प्लेयर। और अगर इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो यहां खड़े होके के हिला रहे हो क्या अपना, भाई दूसरे प्लेयर पे जाओ। अब एक प्लेयर ब्राजीलियन लीग का है आंद्रे, जिसको यहां पर अभी भी लिवरपूल कंसिडर कर रही है। सोचो प्रीमियर लीग को स्टार्ट होने में एक हफ्ता नहीं बचा और यहां पर इनकी कोई दिक्कत, ये पता है ओले वाली टीम है जहां पर उन्होंने एक नंबर 6 नहीं साइन किया था एंड हमने देखा था कितना कैटास्ट्रोफिक सीजन हुआ था। वो तो क्रिस्टियानो ने बचा लिया था लेकिन अदरवाइज बचाने के बाद भी वो फिर भी डूब गई थी, ऐसा सीन हो गया था। यहां पर अगर हम चेल्सी की बात करें, अब तुम कहोगे कि क्या कसीडो की डील टूट चुकी है, तो यहां पर बताया गया कि भाई कसीडो और रोमियो लाविया दोनों को ही लेके आना चाहते हैं। और अगर ये हो जाता है, मेरे को लगता है कि फिर इस समर ट्रांसफर विंडो की जो विनर होगी वो चेल्सी ही होगी। क्योंकि अगेन आप लोग कह सकते हो कि बहुत पैसा बाहर है, बहुत पैसा बाहर है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने मेसन माउंट, काय हावर्ट्ज 100 मिलियन में बेचे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुलिबाली भी बेचा है, एनगोलो कांटे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम हकीम जिएच वगैरह इन सब की बात करें, एडवर्ड मेंडी वगैरह बात करें, इन सबको उन्होंने ऑफलोड किया है। ट्रांसफर फी भी मिली है बहुत सारी और यहाँ पर वेज भी बहुत कम हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हैरी मैग्वायर की, देखो मैं इस डील से खुश हूं, पर्टिकुलरली मैं इस डील से खुश हूं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का भी फायदा नहीं हो रहा था इस डील से। ना ही वो खेलने वाला था और ना ही वो प्लान्स में था। एंड सही बताऊं तो मेरे को हैरी मैग्वायर के रहने से नहीं प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मेजॉरिटी ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस को इस चीज से प्रॉब्लम थी कि हैरी मैग्वायर बैकअप सेंटर बैक है, इतना भी बुरा नहीं है भाई, वो उसको ज्यादा ही गाली देने जाती। लेकिन प्रॉब्लम बस इस चीज की थी कि आर्म बैंड पहन रखा था। एंड आई थिंक आर्म बैंड सिर्फ उसके पास होना चाहिए जो कि आपको लीड कर सके और दूसरा सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हो। हैरी मैग्वायर नहीं लीड कर सकता, बिकॉज सही बताऊं तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ढीला है। आप समझ सकते हो कि सर्जियो रामोस के रिगार्डिंग कभी आपने रिपोर्ट पढ़ी हो, या फिर कभी कार्लोस प्योल के रिगार्डिंग रिपोर्ट पढ़ी हो, या फिर कभी आपने, अगर हम फिलिप लाम की बात करें या फिर मतोस की बात करें बायर्न म्यूनिख में, इनके रिगार्डिंग आपने कभी रिपोर्ट पढ़ी हो कि ड्रेसिंग रूम में इनके कॉन्फिडेंस लो है और टीम को उठाना पड़ रहा है। मैग्वायर के साथ सेम था। लेकिन अगेन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई मैग्वायर ने इस पूरी जर्नी में कभी आउट ऑफ कंडक्ट यहाँ पर कोई बात नहीं करी, कभी यूनाइटेड फैन बेस को कोई गाली वाली नहीं दी, कभी कुछ नहीं करा। बस उसका एक हमेशा से ड्रीम था कि मैं जिस क्लब में आया हूँ मैं वहां पर खेलूं और अपना पोटेंशियल को एक्सरसाइज करूं। वो बहुत अलग बात है कि यार उसको, क्या आप कह सकते हो कि उसको लाया ही इस तरीके से गया है कि वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, जो कि ऐसा नहीं था। मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर, उसके बाद कैप्टन आर्मबैंड दे दिया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी और वापस से कभी उसको ये रियलाइज भी नहीं करवाने की कोशिश की गई है यूनाइटेड में। अब टेन हैग आया तो उसने करवाया है कि भाई तू इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, तू भाई अनडिस्प्यूटेड नहीं है, तेरे को चेंज किया जा सकता है और तेरे को भी गलती बताई जा सकती है। उसके ऊपर से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो इंग्लिश पूरा इन्वायरमेंट है ना, कि क्योंकि वो इंग्लैंड नेशनल है और वो गैरेथ साउथगेट का वो लेफ्ट आर्म है, इसने चीज़ों को हेल्प नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल भाई वेस्ट हैम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग ये बात कर रहे हैं कि मैग्वायर का लिए क्या बेटर है, मैग्वायर के करियर। अरे वेस्ट हैम का भी तो पूछो भाई, वेस्ट हैम को जरूरत है इस समय और अब वेस्ट हैम कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है। क्योंकि इसी के साथ हम बात करते हैं आज की फ्लैश न्यूज की। सबसे पहले अगर वेस्ट हैम की बात करें, 30 मिलियन का यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है उनका जो ऑफर है फॉर हैरी मैग्वायर। 30 मिलियन का रिजेक्ट हो चुका है फॉर स्कॉट मैकटोमिने, में भी 35 का या 40 में जाएंगे शायद से, क्योंकि 30 ही मिलियन का ऑफर उन्होंने यहाँ पर जेम्स वाउट प्राउस के लिए दिया है और साइनिंग हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर वो ऑलरेडी अब आगे की साइनिंग करने के चक्कर में है और यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेस्ट हैम अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ठीक है, स्किन इन द गेम हो रहा है उनका। इसी के साथ अगर लुकाकू की बात करें तो भाई कल यूवेंटस के फैंस ने भाई पिच पे आके वॉकआउट पिच पे आ गए और उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि उनको लुकाकू नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो एक क्लब कितना बड़ा क्राइसिस में हो सकता है कि जब उनका मैनेजर सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो किसी प्लेयर के लिए और उनके लोग ही सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो यहाँ पर प्लेयर के लिए। हाल ही में इंटर के जब आई थिंक जो सीईओ थे या फिर कोई हायर ऑफिशियल थे, उन्होंने जब ये कहा कि भाई लुकाकू की डील में, तो उन्होंने कहा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ना बंदे में और ना ही डील में। साथ ही यहाँ पर इस पे अपडेट यह है कि लाहोविच और चेल्सी की डील बिल्कुल रुकी हुई है। इसके पीछे का पर्पस ये है कि भाई चेल्सी लुकाकू प्लस 40 मिलियन देने के मूड में, आई थिंक कुछ ऐसा है। वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं लग रही यूवेंटस को, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रही और ऐसे में ये डील अभी की अभी रुकी ही हुई है, मतलब बिल्कुल रुकी हुई है। साथ ही यहाँ पर लाहोविच नंबर 1 ऑप्शन नहीं है चेल्सी के लिए, चेल्सी कंसीडर भी नहीं कर रही लुकाकू को, लाहोविच को इस समय।
एनकुंगू की इंजरी क्या इस चीज़ को चेंज कर सकती है, ये अभी थोड़ा सा देखने वाली बात है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात करें डेविड राया की, तो भाई आर्सेनल ने एक बहुत बढ़िया डील साइन करी है ब्रेंटफोर्ड के साथ, जहाँ पर 3 मिलियन लोन पे ले लिया है उसको इस सीजन, और यहाँ पर 27 मिलियन का बाय ऑप्शन लगा दिया है। अब देखो, आप जितना इसको मास्टर क्लास कह सकते हो, लेकिन आप कह सकते हो कि जो सिचुएशन है उसने बहुत मदद करी है। डेविड राया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो सबसे पहले ब्रेंटफोर्ड ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा कि इतना पैसा खर्च कर नहीं सकती आर्सेनल एक साथ, क्योंकि यहाँ पर उनके भी एफएफपीज के इशू है। साथ ही यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेंटफोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए चीज होगी क्योंकि एक तो उनको 30 मिलियन मिल जाएंगे फिक्स्ड। अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, मतलब फिक्स मतलब उनको एक मिल ही जाएंगे आर्सेनल में जिस तरीके से परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया कि मान लो कल को अगर आर्सेनल वापस भी भेज देती है तो कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ नेगोशिएट कर लेंगे, एटलीस्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट तो लंबा रहेगा, तो हमारे पास नेगोशिएशन स्किल्स भी काफ़ी बढ़िया होंगी। तो यहाँ पर सारी ही पार्टीज ने सिचुएशन का बहुत बखूबी फायदा उठाया है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।